हेलो फ्रेंड्स, ये ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राम बाबू। आज मैं फिर से बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आया हूं दोस्तों। ये प्लेटफॉर्म का सेट है दोस्तों। इसका हर एक क्वेश्चन का विश्लेषण सहित हम लोग अध्ययन करेंगे दोस्तों। इसमें 75 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे दोस्तों। अगर हमारे यूट्यूब चैनल का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इसका 150 प्रश्नों का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि बिहार के प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 20 जुलाई 1937 ईस्वी को प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन बिहार में किया गया था। दूसरा सवाल है दोस्तों, अगला सवाल है कि स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव बिहार में कब कराया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, पहला आम चुनाव जो है बिहार में 1952 ईस्वी में कराया गया था। स्वतंत्र भारत के पहला लोकसभा चुनाव जो था दोस्तों वो 1951 से लेकर के 1952 में कराया गया था। और ये 17 अप्रैल 1952 को प्रथम बार लोकसभा का गठन किया गया था। दोस्तों चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि बिहार में कुल कितने जिले हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बिहार में कुल 38 जिले हैं। दोस्तों जब पूछा जाए बिहार में कुल पुलिस जिला कितना है तो पुलिस जिला जो है बिहार में वो 40 से है। और जब पूछा जाए पूरे भारत में कुल कितने जिले तो पूरे भारत में 739 जिला है। वही सबसे अधिक जिला किस प्रदेश कहाँ कौन सा राज्य में है तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, 75 जिला है। और ये सवाल करें दोस्तों कि 38वां जिला बिहार का कौन सा था। तो 38वां जिला बिहार का है जो दोस्तों अरवल है। अरवल है। बिहार में कितने प्रमंडल है दोस्तों तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। और जब पूछा जाए कि बिहार का राजकीय पशु कौन है तो बैल हो जाएगा, राष्ट्रीय पक्षी गौरैया हो जाएगा, राष्ट्रीय पुष्प जो है राजकीय पुष्प वो गेंदा फूल हो जाएगा, राजकीय वृक्ष पूछा जाए तो पीपल हो जाएगा, राजकीय चित्र पूछा जाए तो बोधि वृक्ष हो जाएगा। और जब बात करें कि बिहार में कुल विधानसभा की सीटों कितना तो विधानसभा में टोटल 243 सीट है। वही राज्यसभा की सीटों की बात करें तो राज्यसभा में कुल 16 सीट है। और जो लोकसभा सीट की संख्या की बात करें तो लोकसभा में 40 सीट है। और विधान परिषद की सदस्यों की संख्या की बात करें तो विधान परिषद की सीट जो है वो 75 है बिहार में। अगला सवाल की ओर बढ़ते दोस्तों का अगला सवाल है कि बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राल्फ फिच जो थे वो प्रथम विदेशी यात्री है जो बिहार का यात्रा किया था। रॉल्फ फिच जो थे अकबर के समय में भारत आया था। अकबर के समय में भारत आया था। और सर थॉमस रोज जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में भारत आया था। वही बात करें जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था तो कैप्टन हॉपकिंस था जो 1 अप्रैल 1609 ईस्वी को भारत आया था जहांगीर के समय में। वही बात करें कि भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री सूरत में स्थापित कब गया था तो अंग्रेजी फैक्ट्री जो था वो 1608 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया गया था। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल का है कि महापाषाण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों महापाषाण मृतकों की एक ऐतिहासिक स्मारक है। महापाषाण संस्कृति का संबंध दक्षिण भारत से है दोस्तों। और वही दक्षिण भारत में मृतकों को बड़े बड़े पत्थर से ढक दिया जाता था तो इसीलिए उसे महापाषाण कहा जाता है दोस्तों। अगला सवाल को बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों ब्राह्मणों पर पहला जजिया कर लगाया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने तुष्टीकरण की नीति भी अपनाया था। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राज्य की आय का ब्यौरा तैयार करवाया था। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कालक्रम व्यवस्थित कीजिए और कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। सबसे पहले चंपारण आंदोलन हुआ था, उसके बाद अमृतसर घटना हुआ था, उसके बाद मुपला विद्रोह हुआ था, उसके बाद चौरी चौरा घटना हुआ था। तो दोस्तों चंपारण विद्रोह जो था 1917 ईस्वी में हुआ था। वही अमृतसर विद्रोह की बात करें तो अमृतसर में जो घटना घटा था जालियांवाला बाग हत्याकांड तो 13 अप्रैल 1919 को घटा था। वही मुपला विद्रोह जो था दोस्तों 1921 ईस्वी में हुआ था। और चौरी चौरा घटना जो हुआ था यह 1922 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है दोस्तों
इसका थोड़ा सा विश्लेषण कर देते दोस्तों। जो 1917 में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, और गांधी जी द्वारा चलाया गया यह प्रथम सत्याग्रह था। वही जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में घटित एक घटना था। वही मोपला विद्रोह की बात करें तो मोपला विद्रोह जो केरल में 1921 ईस्वी में मुसलमान किसानों का जिम्मेदारों एवं अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध था। वही चौरी चौरा घटना जो था दोस्तों 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक पुलिस स्टेशन में घटी थी, जिसमें जिंदा 25 पुलिसकर्मियों को जला दिया गया था। अगला सवाल है दोस्तों कि जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदाय में विभक्त हो गया था जैन धर्म। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर जो है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के समय विभाजित हुआ, और उस समय जो जैन धर्म के स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर और भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर संप्रदाय में बांटा गया था। प्रथम जैन संगीत जो है दोस्तों पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था, जिसमें जैन साहित्य का संकलन किया गया था। वही भद्रबाहु ने कल्पसूत्र नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध रेशम मार्ग किस वंश के शासकों का अधिकार था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कुषाण वंशों का रेशम मार्ग पर शासक रहा था। चीन से निर्यात होने वाला रेशम मार्ग पर कुषाण का अधिकार होने का कारण उन्हें काफी आर्थिक लाभ हुआ था। कनिष्क कुषाण वंश के महानतम शासक था, और कनिष्क ने चीन के सेनापति पांचाओ से युद्ध किया था। अगला सवाल है दोस्तों कि बिहार बजट 2021 में बिहार में कहां पर खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राजगीर में खेल विश्वविद्यालय की घोषणा की है। अगला सवाल है कि मुबियाइना मुबियाइना नामक पद शैली जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तुर्की भाषा में लिखा था। बाबर का जन्म दोस्तों फरगना में हुआ था, और उनका जन्म जो है 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। बाबर ने तुजुक ए बाबरी पुस्तक लिखी, जिसमें भारत के बारे में भी लिखा गया है। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर का वास्तविक नाम जहीर-उद्दीन मुहम्मद था। वही बाबर ने भारत में पहला अभियान जो है 1519 ईस्वी में भेरा और बजौर के यूसुफजाई जनजाति के विरुद्ध किया था। और बाबर ने मुगल वंश का स्थापना 1526 ईस्वी में किया था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधि स्तंभ का अंकन किया मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कोनहेरी में मिलता है। कोनहेरी जो है सॉल्ट सेट द्वीप पर अवस्थित है। अगला सवाल है दोस्तों कि सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुखी थे। सरदेशमुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1/10 भाग वसूला जाता था। शिवाजी जो थे मराठा राज्य के संस्थापक थे। अगला सवाल है दोस्तों कि मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बालाजी बाजीराव थे उस वक्त पेशवा। तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। तो नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासनकाल में आक्रमण किया था, और वो 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था। नादिर शाह के सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने अफगानिस्तान में एक अलग राज्य स्थापित किया था, और अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से लेकर 1768 के बीच में 1748 से लेकर 1768 के बीच में भारत पर 8 बार आक्रमण किया था। और अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को पराजित किया था 14 फरवरी 1661 ईस्वी को। 14 फरवरी 1761 ईस्वी को
पराजित किया था बालाजी बाजीराव को। अगला सवाल है दोस्तों, कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसकी जो टोटल लंबाई की बात करें दोस्तों कृष्णा नदी की, तो 1401 किलोमीटर है और ये कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और जो आंध्र प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो भाषा के आधार पर सर्वप्रथम अलग होने वाला राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश है। अक्टूबर 1953 में इसका गठन किया गया था। और जो पूछा जाए दोस्तों कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हुआ, तो तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना एक अलग राज्य बना। वही कृष्णा नदी में बात करें दोस्तों, कौन सी बांध बना हुआ? तो नागा अर्जुन सागर बांध बना हुआ है। अगला सवाल है कि किस झील को बिहार का पहला व देश का 39वां रामसागर साइट घोषित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कांवर झील, बेगूसराय को। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल संचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा संचित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में। देश में कुल कृषि भूमि का केवल 40% भाग पर ही शुद्ध सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। बाकी 60% भाग पर अभी भी वर्षा पर ही निर्भर रहना पड़ता है। और 40% की बात करें दोस्तों, तो 40% में कुआं द्वारा सिंचाई किया जाता है, नलकूप द्वारा, तालाब द्वारा और नहरों द्वारा सिंचाई किया जाता है। अगला सवाल है कि सूची 1 और सूची 2 का सुमिलित कीजिए नीचे दिए कूट के अनुसार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पहला, जैसे हंगुल जो दिया, वो हंगुल जो है वो दाची ग्राम में स्थित है। वही बाघ टाइगर की बात करें, बाघ टाइगर जो है वो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है। और भारतीय सिंह की बात करें तो भारतीय सिंह जो है वो गिरिवन में पाया जाता है। और रोहिनो सेरोस की बात करें तो यह काजीरंगा में पाया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों कि संतोपंथ ग्लेशियर अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संतोपंथ ग्लेशियर जो है उत्तराखंड में स्थित है। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शून्यकाल जो है वो भारत की एक देन है। शून्यकाल जो है दोस्तों भारतीय संसदीय प्रणाली में 1962 से प्रारंभ किया गया, 1962 ईस्वी से प्रारंभ किया गया। और भारतीय संसदीय प्रणाली में प्रश्नकाल के बाद का समय को शून्यकाल कहा जाता है। वही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अधीन राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर जब हस्ताक्षर करता है तब वह अधिनियम बन जाता है। अगला सवाल है दोस्तों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का प्रयोग किया गया है। प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को 42वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। अगला सवाल है दोस्तों कि वित्त आयोग की संस्तुतियां हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वित्त आयोग की संस्तुतियां जो है सरकार द्वारा सुविधा अनुसार स्वीकृति या अस्वीकृति कर दी जाती है। और जो वित्त आयोग के गठन की बात करें दोस्तों, तो वित्त आयोग का गठन जो अनुच्छेद 280 के तहत भारतीय संविधान में किया गया है कि एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। अभी 15वें वित्त आयोग कौन है दोस्तों? तो 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है अध्यक्ष एन के सिन्हा है, एन के सिन्हा है। अगला सवाल है कि मंत्री परिषद के पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति को संबोधित करता है। अगला सवाल है कि भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे का सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1935 के अधिनियम को प्रस्तुत किया गया था।
अगला सवाल है कि लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही से भंग कर सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर भंग कर सकता है लोकसभा को। अगला सवाल है कि कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, अधिक पूंजी पर घोषणा की जाती है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा एक राज्य सरकार के ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देशित करता है। अगला सवाल है दोस्तों कि एक मार्क है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, एक मार्क जो है गुणवत्ता गारंटी की मोहर है। अगला सवाल है कि जरवा जनजाति पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जरवा जनजाति जो है निकोबार द्वीप समूह पर पाई जाती है। और जब भील जाति की बात करें तो भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों, वही गोंड दूसरी सबसे बड़ी जनजाति भारत में पाया जाता है। वही यह जनजाति जो है दोस्तों, जारवा जनजाति जो है वो दक्षिण और मध्य अंडमान निकोबार द्वीप के पश्चिमी तटों पर पाई जाती है। अगला सवाल है दोस्तों कि किस राज्य में भारत के अपनी तरह के पहले और एशिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, केरल ने। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य जो है वो भाग नहीं लेता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत दोस्तों निर्वाचन मंडल की चर्चा की बात की गई, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधान मंडलों का निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं। वही जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं राष्ट्रपति चुनाव में। वहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 के अधीन राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आधारभूत और उपभोक्ता। अगला सवाल है दोस्तों कि पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रशीद किदवई। अगला सवाल है कि जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मांग निक्षेप कहा जाता है। अगला सवाल के निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कटौती प्रस्ताव का। अगला सवाल है कि दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के अंतर को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यापार शेष कहा जाता है। अगला सवाल है कि मुद्रा अवमूलन का परिणाम होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 20। एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की जो संख्या है भारत में वो टोटल 20 है। अगला सवाल है दोस्तों कि तिब्बत के पठार की समुद्री तल से ऊंचाई कितनी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 किलोमीटर। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजंता की जो है अजंता पर्वत श्रेणी और केवल एक ही राज्य में फैली हुई है। और यह जो है भारत के पश्चिम भारत में अवस्थित है और यह अजंता पर्वत श्रेणी जो दोस्तों महाराष्ट्र में अवस्थित है। इसे पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची चोटी जो दोस्तों कल सुबाई है और पूर्वी घाट को कोरोमंडल हम लोग कहते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले गैर एथलीट कौन बने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवेंद्र झाझड़िया जो जेवलिन थ्रो है। अगला सवाल है दोस्तों कि भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में
उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। अगला सवाल है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पाद करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत। अगला सवाल है कि अलमट्टी बांध किस नदी पर बना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलमट्टी बांध जो है कृष्णा नदी पर बना हुआ है। और ये कब बनकर तैयार हुआ था दोस्तों? अलमट्टी बांध 2005 में बन करके तैयार हुआ था। अगला सवाल है कि देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से सही कालक्रम को क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे पहले ताशकंद समझौता हुआ था, उसके बाद भारत सोवियत संघ संधि हुई थी, उसके बाद शिमला समझौता हुआ था, उसके बाद फरक्का समझौता हुआ था। ताशकंद समझौता जो है दोस्तों वो 10 जनवरी 1966 ईस्वी को हुआ था। और ताशकंद समझौता जो भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। वही इस भारत सोवियत संधि की बात करें तो 9 अगस्त 1971 ईस्वी को शांति एवं मित्रता के सहयोग के लिए हुआ था। वही शिमला समझौता की बात करें तो ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जो 2 जुलाई 1972 ईस्वी को हुआ था। वही फरक्का समझौता की बात करें तो भारत और बांग्लादेश के मध्य अंतरिम रूप से वर्ष 1975 तथा अंतिम रूप से 12 दिसंबर 1996 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल है कि बिहार के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लॉस एंजलिस में किया गया था। अगला सवाल है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर शकुंतला हरक थिल स्टेट को। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस राज्य ने मार्च 2023 तक सभी घरों में नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश ने। अगला सवाल है कि हाल ही में नासा द्वारा जारी 10 नए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनिल मेमन को शामिल किया गया है। अगला सवाल है दोस्तों कि अभिक्रिया में विस्थापन अभिक्रिया निम्न अभिक्रियाओं में विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CuSO4 प्लस FeSO4 प्लस Cu। अगला सवाल है दोस्तों चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 सेंटीमीटर से ऊपर का तापमान होना चाहिए। अगला सवाल है कि प्राणियों और पादपों के जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में। अगला सवाल है कि भारी मशीन में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित में से किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि स्पंज क्या होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों स्पंज जो है एक जीव होता है। स्पंज जो है दोस्तों इस शरीर के प्राणी के शरीर के सतह पर असंख्य सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिसमें ऑस्टिया कहते हैं। और यह संघ जो है पेरिफोरा का जंतु है और यह बहुकोशिकीय जलीय जंतु होते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि एक बीकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है। जल ऊपर से होकर बहने लगेगा यदि इसे ए और बी दोनों 4 डिग्री से ऊपर गर्म किया जाए या 4 डिग्री से नीचे ठंडा करने पर। अगला सवाल है दोस्तों कि भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है।
इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि कारण भूमंडल का तापमान अत्यधिक बढ़ रहा है, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहा जाता है दोस्तों। अगला सवाल है कि ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चमगादड़ जो है ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करता है। अगला सवाल है कि लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि, इसका सही उत्तर हो जाएगा केशिकीय क्रिया परिघटना के चलते लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। अगला सवाल है कि राइबोसोम्स की संरचना में होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आरएनए एवं डीएनए दोनों पाया जाता है। राइबोसोम की संरचना में 40 से 60% प्रोटीन और 60 से 40% आरएनए होता है। राइबोसोम को दोस्तों प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है और यह एक झिल्ली वाहिनी कोशिका होती है और यह सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। राइबोसोम जो है दोस्तों दानेदार संरचनाएं होती है जिनकी खोज पादप कोशिका में रॉबिन्स एवं ब्राउन तथा प्राणी कोशिका में पोलैंड ने किया था। वही रासायनिक रूप में राइबोसोम के दो भाग होते प्रोटीन तथा स्मॉल आरएनए होता है। प्रोटीन्स का जो संरचनात्मक एंजाइमेटिक दोनों प्रकार के होते हैं और आरएनए जो है दोस्तों पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। अगला सवाल है दोस्तों कि यक्ष्मा के रोगियों में निम्नलिखित कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिफैम्पिसिन पाई जाती है। अगला सवाल है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धूलकण के कारण वायुमंडल में प्रकाश का विसरण होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। अगला सवाल है कि किस पादप के को शाक्य भारतीय डाक की उपमा प्रदान की गई है, इसका सही उत्तर हो जाएगा तुलसी को शाक्य भारतीय का डॉक्टर का उपमा प्रदान की गई है। अगला सवाल है कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपर्जित लक्षणों की वंशानुगति से। अगला सवाल है कि एक पिंड पर दो बल नीचे के चित्र के अनुसार लगाए गए हैं, पिंड किस दिशा की ओर गति करेगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों किसी भी दिशा में नहीं करेगा। अगला सवाल है कि क्वथनांक होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वथनांक एक निश्चित तापक्रम पर होता है। अगला सवाल है कि 11 सोडियम पावर 22 से 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मैग्नीशियम बनता है। अगला सवाल है कि एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं में से जो आपसी आकर्षण होता है कहलाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असंजक बल कहलाता है। अगला सवाल है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल प्रकाश के लिए। अगला सवाल है कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनंत होता है। अगला सवाल है कि नीचे दिए गए विद्युत परिपथ में चित्रांकित उपकरण का नाम लिखिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वोल्ट मीटर। अगला सवाल है कि एक ऐसा उदाहरण जिसे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण स्पष्ट होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत धारा से बल्ब का जलना। अगला सवाल है कि यदि किसी सरल लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसके दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोलन काल बढ़ जाएगा। अगला सवाल है कि 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब की तंतु में 0.2 एम्पियर धारा 10 मिनट तक बहती है,
इसमें कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 26,400 जूल ऊर्जा का व्यय होगी। धन्यवाद दोस्तों। हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। और हमारे यूट्यूब चैनल का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।